हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मलिक आज आपके लिए लेके आया हूँ इसका की लर्न इन 15 मिनट्स सीरीज़। शुरू करते हैं चैप्टर 1 गवर्नेंस रिलेटेड जो है। और इसमें दिक्कत क्या आती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है क्योंकि कारण एक है, समझ नहीं आता। जिस दिन आपको ये चैप्टर समझ आएगा उस दिन बहुत अच्छा लगने लगेगा, यकीन मानो। और इसका एक फुल लेक्चर भी मैं अपलोड करूँगा बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। इफ़ यू रिक्वायर मी टू अपलोड दैट वीडियो प्लीज़ लेट मी नो। और अभी के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको 15 मिनट में मेजर टॉपिक्स लर्न करा देंगे। इस वीडियो के बाद आपको लर्न खुद ब खुद हो जाएगा। और जो मैं लिखाने जा रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट करते जाइए। साथ में ये स्टोरी बेस्ड सीरीज़ है, इसमें हर एक टॉपिक को, उसके पॉइंट्स को आप लर्न कर लोगे, वीडियो के साथ साथ ही कर लोगे। बाद में अलग से एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। ऐसे ही हर चैप्टर का मैं आज से आपको बताऊंगा कि कैसे कौन सा टॉपिक याद किया जा सकता है जो बिल्कुल एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, बिना लैंग्वेज के। आपके कंसेप्ट नहीं देखता ICAI, उसको लैंग्वेज सेम चाहिए होती है हर इसका के हर क्वेश्चन में। तो वो कैसे आएगा? गवर्नेंस जिसको देखते ही बच्चे मतलब मन करता है इसका को बिल्कुल टच ही ना करें, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं, वो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो ये है आपका चैप्टर 1, IT गवर्नेंस से ये रिलेट करता है। इसमें एक आपको बहुत कॉमन सा क्वेश्चन मिलेगा गवर्नेंस से रिलेटेड। उस एक गवर्नेंस क्या है, जब भी ये चीज़ आ जाए ना, ये वर्ड याद कर लीजिए। इसका क्या मतलब है? RRGL बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी गवर्नेंस आए बस ये लिख दो, रिस्क, रिसोर्स, गोल एंड लीगल कंप्लायंस। बस रिस्क डिक्रीज करने में, मैनेज करने में। मैनेजमेंट का क्या पार्ट होता है? मैनेजमेंट का पार्ट होता है आइडेंटिफाई करो, एसेस करो उसका भाई क्या इम्पैक्ट मैक्सिमम हो सकता है, मिटिगेट करना भी है या नहीं करना, उसकी क्या इम्पैक्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन पे, इसके प्रोसेस पे। एसेस कर लिया, फिर मिटिगेट करना होता है। भाई कैसे मिटिगेट करेंगे इसको? नीड है भी नहीं है तो करो। ठीक है, ये होता है ट्रीटमेंट। तो रिस्क हो गया। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या? ऑप्टिमम यूज़ मीन्स कम से कम रिसोर्स का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें लेना होता है। वो IT के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, कम से कम उसका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ, इस तरह की IT हमें इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। दूसरा, गोल टू अचीव द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। गवर्नेंस क्या है? हमेशा गवर्नेंस कंसीडर करती है कि कोई भी प्रोसेस या IT ही है, वो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव या गोल्स अचीव करने में कैसे हमारी मदद करेगी, ये इंश्योर करना होता है। ठीक है, जो भी गवर्नेंस कर रहा है एंटिटी में, उसको गोल्स अचीव होने चाहिए एंटिटी के ही ओवरऑल। उसके बाद में सब पार्ट्स आप बना सकते हो, भाई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट कर दो, लेकिन वे होंगे एज पर द मेन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसी के लिए सारा काम होता है, बिल्कुल उसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरा, लीगल कॉम्प्लायंस। लीगल कॉम्प्लायंस तो बहुत ज़रूरी है पेनल्टीज से बचने के लिए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, और सिक्योरिटी के लिए भी। आजकल हर तरीके से आपको ये तो करना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी आता है। एक्सटर्नल कॉम्प्लायंस जो है कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बिजनेस गवर्नेंस का पार्ट होता है। ये कन्फॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस आस्पेक्ट है। ये भी आप देखोगे इंटरप्राइज गवर्नेंस के दो पार्ट जैसे आपको बताए गए हैं फर्स्ट चैप्टर में, परफॉर्मेंस, कन्फॉर्मेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस, बिजनेस गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। गवर्नेंस का मतलब जहाँ भी पूछ ले तो भाई कैसे रिस्क डिक्रीज करें, रिसोर्स ऑप्टिमाइज यूज़ करके गोल अचीव करें एंटिटी का, और लीगल कंप्लायंस भी हम इंश्योर करें कि भाई कंप्लाई हो रही है लीगल रिक्वायरमेंट या नहीं। ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद गवर्नेंस एक प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट चैप्टर भरा पड़ा है गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं जब भी पूछा जाए? EDM, ईस्ट दिल्ली में एक मॉल भी है EDM करके, अगर आप उससे याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। EDM मीन्स इवेलुएट, डायरेक्ट, मॉनिटर। कुछ भी पूछ ले किसी भी चीज़ की गवर्नेंस प्रैक्टिस,
तो आपको ये चीज़ें याद आनी चाहिए भाई। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन पूछ रहा है तो इवैल्यूएट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये करके आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें। अगर गवर्नेंस जो है ऑफ एंटरप्राइज आईटी, GEIT बोलते हैं जिसको, उसकी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पूछ लें। गवर्नेंस को इम्प्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो सीधा लिख दो इवैल्यूएट गवर्नेंस प्रोसेस, डायरेक्ट गवर्नेंस प्रोसेस, मॉनिटर गवर्नेंस प्रोसेस, हो गया, ठीक है। अब जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हम करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए वो क्या हैं, तो वो इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखिए, एक तो आप हमेशा याद रखना माइंड वर्ड्स नहीं, इमेजेस में काम ज़्यादा करता है। इमेजेस में इसको समझाओगे तो ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे रेदर देन वर्ड्स। ये कभी याद नहीं आते, सिर्फ इमेजेस ही याद रहती हैं और बहुत जल्दी रिकॉल होती हैं। इमेजेस के बाद आता है नंबर स्टोरीज़ का। स्टोरी आपको कोई सुनाए तो आप एक बार में याद कर लेते, कोई मूवी हो या कोई और कहानी हो, वो याद रहती है क्योंकि उसका एक सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये अगर याद आ गया तो अगले आते चले जाएंगे, बीच में एक भूल गए तो शायद ना भी आए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टोरीज बनाने वाले हैं उसके कारण अगर बीच में कुछ भूल भी जाते हैं ना तो आगे का तो याद भाई आ ही जाएगा, पीछे बैकवर्ड लिंकिंग कर लेंगे ऐसे। तो वो कैसे बनानी है स्टोरीज, देखिए मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा इसलिए सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। और आप इस तरह से देखिए कर सकते हैं। जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो आप इस तरह याद कीजिए। Auditor in meeting disclosed transactions involving conflict of interest and internal controls over them। जो ट्रांजैक्शंस थी वो ऑडिटर ने डिस्क्लोज कर दी जिनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, बैंक लोन्स वगैरह, जिनमें इंटरेस्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, आप फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, वो उसने डिस्क्लोज कर दी हुई मीटिंग में। और उनके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल्स थे जो रिस्क को डिक्रीज करते हैं वो कैसे थे वो भी बता दिए। और मैनेजमेंट को बोला कि भाई कोऑपरेट करो एमंग योर सेल्फ, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोऑपरेशन और ऑडिटर के साथ भी कोऑपरेट आप करो तो आपको इंसेंटिव्स मिल सकता है शेयर होल्डर्स की तरफ से और पूरी एंटिटी का रिस्क डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर हम कहानी बना ले तो बिल्कुल याद रहेगी यार कौन था, ऑडिटर था, मीटिंग में डिस्क्लोज कर दी थी ट्रांजैक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और उनके इंटरनल कंट्रोल्स भी बताए। और मैनेजमेंट को बोला भाई कोऑपरेट कीजिए ताकि आपको इंसेंटिव मिले और रिस्क डिक्रीज हो। इससे बड़ा क्या इंसेंटिव है मैनेजमेंट के लिए, कुछ भी नहीं, इसी के लिए तो काम करते हैं मैनेजमेंट। तो ये अब आपको हमेशा याद रहेगा। इंटरनल कंट्रोल्स में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट भी इसी का पार्ट है, वो एक तरह से कंट्रोल्स ही होते हैं, करेक्टिव, डिटेक्टिव, इस तरह के कंट्रोल्स की कैटेगरी में आते हैं ऑडिट्स। इससे आप रिलेट कर लेना, वो आपको करना पड़ेगा। ये सिर्फ हेडिंग के लिए है, इंटरनल कंटेंट आपको देखना है, रिलेट करना है। और डिस्क्लोज्ड मीन्स डिस्क्लोजर्स एक पार्ट होता है अप्रोप्रिएटली, हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फ्लोज एक लाइन लिखी है, उसको रिकॉल करने के लिए ये डिस्क्लोजर्स आपको याद रहने चाहिए। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक पॉइंट है, देखना बुक में मिलेगा, वो यहाँ से रिलेट हो जाएगा। इंसेंटिव देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से काम कर सके, परफॉर्मेंस अच्छा हो, वो यहाँ से याद आएगा। रिस्क से रिलेटेड जो है डिक्रीज़ करना है वो यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर एक GEIT आता है, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज IT। इसमें मैनेजमेंट नहीं होता, इसमें कोविड में एक डिफरेंस है, कोविड मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी बताता है, GEIT सिर्फ गवर्नेंस प्रैक्टिसेस बताता है। GEIT क्या है, अगर इसके बेनिफिट्स आपसे पूछे जाए ना, बस ये डायग्राम याद कर लो, पैरेलल, इसको हमेशा मेरे सारे वीडियोस में आप ये जो दो लाइनें हैं इसको पैरेलल मीन्स अलाइनमेंट ऑफ IT स्ट्रेटजी हो या कुछ भी हो, अलाइनमेंट का निशान है ये क्या है, अलाइनिंग, क्या एंटिटी की अप्रोच जो है और जो IT की अप्रोच है, ठीक है, वो अलाइन होनी चाहिए। कंसिस्टेंट अप्रोच, इंटीग्रेटेड एंड अलाइंड विद द एंटरप्राइज गवर्नेंस अप्रोच। IT की अप्रोच एंटिटी के अप्रोच से
अलाइन करनी चाहिए। ऐसे ही डिसीजन है वो भी अलाइन होने चाहिए। आईटी रिलेटेड डिसीजंस आर मेड इन लाइन विद द एंटरप्राइज स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डिसीजन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही लेने चाहिए। तो अलाइन करनी है ये दो चीज़ें, अप्रोच डिसीजन, दोनों दिखेंगे एकदम ऐसे, जब डायग्राम बना लोगे एग्जाम में अपने आप याद आ जाएगा। और इन दो लाइनों के नीचे दो ई है क्या, फंक्शनल गवर्नेंस मीन्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी आनी चाहिए। और इसके नीचे लिखा है लीगल कंप्लायंस, वो तो शुरू से ही करते आ रहे भाई, गवर्नेंस है तो लीगल कंप्लायंस तो करना ही पड़ेगा आपको। तो GEIT आप ऐसे कवर कर सकते हो अगर पॉइंट्स रिमेंबर करने की ही बात है तो। अब आ गया कोसो के इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं 5। तो 5 कौन से, कैसे याद किया जाए भाई, देखो एक CE था जो पूरा CA नहीं बन पाया, एक CA था जिसकी CA कंप्लीट हो गई, 2 लोग थे CE एंड CA मॉरिशियस में गए, मॉरिशियस स्पेलिंग गलत है लेकिन आपको यही याद करनी पड़ेगी क्योंकि वो वाला मॉरिशियस लिखोगे उसका कोई काम है नहीं अपना, ये याद करो, इसको भूल जाओ, TIUS MORI मोरी याद रखना है हमें। अब क्या है, CE कंट्रोल एक्टिविटीज़, कंट्रोल एनवायरनमेंट, CA कंट्रोल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, रिस्क। ये दो अक्षर इसलिए मैंने उठाए हैं क्योंकि 2 अक्षर याद आते ही आपको सब याद आ जाता है। M से शायद मॉनिटरिंग याद ना आए, MO से मॉनिटरिंग आएगा, R से रिस्क हो ना हो रिसोर्स याद आ सकता है, लेकिन RI से तो रिस्क याद आना ही है जी आपको। तो इजीली आप एकदम रिकॉल कर सकते हो क्योंकि निमोनिक्स में क्या होता है, आप EAIMR ऐसे कराते हैं टीचर से, यार ये नहीं आते यार, A से असेसमेंट होता है, एश्योरेंस होता है, अप्रोच होती है, क्या याद करोगे, कुछ नहीं होगा। CA से कंट्रोल एक्टिविटीज साथ आते हैं, इसमें अप्रोच आप याद कर ही नहीं पाओगे। और निमोनिक्स मेरे वीडियोस में बहुत कम मिलेंगे, स्टोरी बेस्ड होंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप एक बार करके देखना, 1 महीने बाद भी पढ़ोगे तो याद आएंगी चीज़ें, आधी आराम से आएंगी, बिना रिवीजन के भी आएंगी। तो ये आप देखो, CE ने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो ये ओनर बन गया, ओनरशिप फिक्स करनी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट हो एंटरप्राइज का, उसके लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। भाई यहाँ अगर गड़बड़ हुई तो आप जिम्मेवार होगे, वो इंसान इन्वायरमेंट बना ही देगा, वो गड़बड़ नहीं होने देगा, वो हो गया आपका अच्छा इन्वायरमेंट। कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या है जी, जो इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया, जो CA नहीं बन पाया, इसने एक CA रखा, भाई तुझे ज़्यादा पता है, रिस्क मैनेज कर। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व करती हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के नाम से ये अपने आप याद आ जाएगा जब याद करोगे। अभी CA किस लिए रखा था, रिस्क डिक्रीज करने के लिए, आइडेंटिफाई, एसेस एंड मिटिगेट। अभी मैंने ऊपर बताया कि रिस्क मैनेजमेंट यही होती है, आइडेंटिफाई करके अगर मिटिगेट तक नहीं आप गए, मिटिगेशन स्टेज तक, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। मैनेज करना, कोई चीज़ आपको खतरा पैदा कर रही है, उसको मैनेज कैसे करोगे, उसको हटाओगे कैसे, सेफ गार्ड कैसे लगाओगे, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं, रिस्क मैनेजमेंट है ये। तो CE हो गया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। जब कोसो के इंटरनल कंट्रोल्स की बात हो रही है तो मॉनिटर इसी को तो करोगे, और किस चीज़ को करोगे, तो इसका अंदर का कंटेंट अपने आप याद आना चाहिए, भाई इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है, इसी को मॉनिटर करेंगे। रिस्क क्या होते हैं, रिस्क को एसेस करना, मैनेज नहीं करना, मैनेज तो CA कर रहा है, एसेस करना है, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए कोसो, एज पर कोसो। और ये जो CE है ना, ये देखो एरोस बना रखी हैं, ये सबको कवर करता है। इन सब में एक कॉमन टर्म यूज़ होती है, बिजनेस प्रोसेस। इंटरनल कंट्रोल ज़िंदगी में जब भी कोई एंटिटी लगाएगी ना दोस्त, वो बिजनेस प्रोसेस के ऊपर ही लगता है, ताकि वो प्रोसेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके और रिस्क मिटिगेट कर सके, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। इसलिए इंटरनल कंट्रोल हमेशा बिजनेस प्रोसेस पे लगेगा। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट बिजनेस प्रोसेस के लिए बनाते हैं, देखना कंटेंट मिलेगा उसमें। कंट्रोल एक्टिविटीज़ बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड होती है ताकि उनका रिस्क मैनेज हो सके। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बिजनेस प्रोसेस जनरेट करता है, और मॉनिटरिंग होगी, रिस्क एसेस होगा, सब बिजनेस प्रोसेस एक की टर्म है, वो आपको भूलनी नहीं है, एग्जाम में लिखना है। ये डायग्राम बना लेना, मैंने गंदा कर दिया है, वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना चाहिए, लिखते जाओ साथ में कॉपी पे, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं,
आता है चैप्टर फर्स्ट में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजी बनाएगी हमारी टीम भाई, ठीक है। टॉलरेट, एलिमिनेट, एक्सेप्ट, मिटिगेट। नहीं याद रहेगा, निमोनिक्स के तो चक्कर में पड़ो ही मत वहाँ, क्योंकि हज़ारों ए आएंगे पूरे इस काम में, हज़ारों एम आएंगे, क्या क्या याद करोगे यार, नहीं रहते, टॉपिक स्पेसिफिक नहीं रहते। यकीन मानो वहाँ मिक्स हो गया ना, अगर एक्सेप्ट को आपने एश्योरेंस लिख दिया तो गए नंबर, फिर सोचते रहोगे मैंने तो सारा ठीक किया था, ये पता नहीं क्या हो गया इंस्टीट्यूट को। उसको कुछ नहीं हुआ, आपने कॉपी निकलवा के देखो, पता लगेगा हुआ कहाँ पे है और क्या हुआ है। तो हम क्या स्टोरी बनाएंगे इसके लिए, सब याद रहेगा। टीम एकदम पीछे मुड़ी क्योंकि उसको कुछ रिस्क नज़र आया। टीम टर्न बैक, ठीक है। टर्न बैक स्ट्रेटजी होती है, अगर आपको कोई रिस्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा भाई, इससे ज़्यादा करता है, टर्न बैक, इग्नोर कर दो, ठीक। बहुत ट्राइवियल है, छोटा सा है, मतलब कुछ इम्पैक्ट होगा ही नहीं। टर्न बैक फर्स्ट स्ट्रेटजी, टीम टर्न बैक, पीछे मुड़ी। उसने कुछ रिस्क को एलिमिनेट कर दिया जो बहुत बड़े थे, भारी थे, लेकिन कुछ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई ये मैं देख लूँगी, इसको एक्सेप्ट कर लिया ये सोच के कि भाई मैं मिटिगेट कर दूंगी। और मिटिगेशन के लिए इसने शेयर कर दिया, रिस्क को एफबी पे पोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। शेयर करो रिस्क को, ये स्ट्रेटजी होती है। मिटिगेट करो जो मिटिगेट करने, एक्सेप्ट कर लो जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। टर्न बैक, इग्नोर करो, ठीक है। एलिमिनेट करो बड़े रिस्क को, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, आसानी से याद रहेगा, मुझे हमेशा रहा है आज तक, आपको भी रहेगा। सिर्फ निमोनिक्स याद नहीं आते मत पढ़ना, इसके चक्कर में मरवा देंगे, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा मानना है जो बच्चा निमोनिक्स याद कर सकता है ना वो मोस्ट टैलेंटेड है। आपको कैसे एक अक्षर के 100 मीनिंग टॉपिक स्पेसिफिक याद रह सकते हैं यार, मेरे तो बस का है नहीं, ना कभी हुआ। जो मेरे दोस्त हैं वो भी भूल जाते हैं, उनको नहीं आती हैं चीज़ें याद, इसलिए आप भी मत करना, मत पढ़ो इस पंगे में। जितनी देर में निमोनिक्स याद करोगे तब तक आप 4 बार रिवाइज कर लोगे, इसका को मत करो ऐसे काम करते रहेंगे।